हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बात करेंगे नर्सिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वारफ्रीन ओवरडोज। कि अगर वारफ्रीन है उसकी ओवरडोज हो जाती है तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। ऑप्शंस हैं प्रोटामीन सल्फेट, विटामिन के, आयरन डेक्स्ट्रान एंड हिपेरिन। बात की जाए जो वारफ्रीन होता है वो एक एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, जो वारफ्रीन है वो एक एंटीकोगुलेंट है। तो जो वारफ्रीन है वो हम ओरली ट्रांसमिट करते हैं। जो पेशेंट है हम उसको ओरली एडमिनिस्टर करेंगे। अगर वारफ्रीन की ओवरडोज हो रही है तो हम देंगे विटामिन के। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट वारफ्रीन, जो वारफ्रीन होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि जो वारफ्रीन होता है वो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। जो हिपेरिन है वो भी एक एंटीकोगुलेंट है। तो लेकिन जो हिपेरिन में और वारफ्रीन में डिफरेंस होता है वो होता है जो हिपेरिन होता है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, उसे हम आईवी और आईएम देते हैं। अगर हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओवरडोज हो जाएगी, तो हमारी चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगी, वो होगी प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द साइकेट्री सिम्टम एक्सेप्ट। कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा साइकेट्री सिम्टम है वो नहीं है। ऑप्शंस हैं इल्यूजन, डेल्यूजन, एडीमा एंड एंजाइटी। तो जो एडीमा होता है वो एक साइकेट्री सिम्टम नहीं है। जो एडीमा है वो एक मेडिकल सिम्टम्स है। इसमें जो फ्लूइड होता है उसका एक्युमुलेशन हो जाता है। जो फ्लूइड है वो बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा हो जाएगा। बात की जाए इल्यूजन की एंड डेल्यूजन और जो एंजाइटी हैं, तीनों हैं वो साइकेट्री सिम्टम्स हैं। इल्यूजन होता है ए फॉल्स बिलीफ और आइडिया रिलेटेड टू ए रियल सेंसरी ऑब्जेक्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होता है बट जो पर्सन है साइकेट्री पेशेंट वो उसको रॉन्गली परसीव करेगा। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि पेशेंट है, रस्सी पड़ी होती है बट उसको बोलता है कि वहाँ पर एक स्नेक है। बात की जाए डेल्यूजन की, जो डेल्यूजन है वो कंडीशन होती है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। कि पर्सन है वो अपनी बात पर ही अड़ा रहता है। एंजाइटी होती है फीलिंग ऑफ वरी, कि बहुत एक्सेसिव हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो कंडीशन एंजाइटी में कवर होंगी। तो ये तीनों जो हैं वो साइकेट्री सिम्टम हैं, बट जो एडीमा है वो एक मेडिकल सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एम ऑफ साइकेट्री ट्रीटमेंट इज़ टू। कि जो साइकेट्री ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को तो हमारा प्राइमरी एम है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शंस हैं टू रिलीज द patient symptom, then return the patient to his home and help the patient to make better psychosocial adjustment and prevent the patient from becoming psychotic। तो राइट आंसर होगा हमारा help the patient to make better psychosocial adjustment। कि जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में उसकी एडेप्टेशन करवाना। कि वो ओवर एंड ऑल हमें पता होता है कि पेशेंट वापस ठीक होके अपने होमली एनवायरनमेंट में जाएगा, तो उसको ऐसे मेथड्स बताना ताकि वो वापस अपने होमली एनवायरनमेंट में जाके ईजिली अडेप्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएप्रोप्रिएट वे टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। कि कौन सा ऐसा मेथड है जो लर्निंग को इफेक्टिव नहीं बनाता है। ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड मोटिवेशन, टू गिव इंसेंटिव, टू गिव पनिशमेंट एंड यूज न्यू टीचिंग मेथड्स। तो हमारा राइट आंसर होगा टू गिव पनिशमेंट। कि जो बच्चा है अगर उसको बार बार पनिश किया जा रहा है तो वो उसकी लर्निंग को इफेक्टिव नहीं बनाएगा। तो इसके अलावा जो मेथड्स हैं जो इफेक्टिव बनाएंगे वो होगा मोटिवेशन
एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है जो बच्चे को अच्छा करने पर जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, वो काउंट होंगे इंसेंटिव्स में। और जो न्यू टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं वो भी जो है लर्निंग को इफेक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमेटोपोइसिस इन अडल्ट्स ओकर एट। जो हिमेटोपोइसिस होता है अडल्ट में वो कहाँ होता है? सबसे पहले बात की जाए जो हिमेटोपोइसिस है वो क्या होता है, तो जो हिमेटो वर्ड है वो डिनोट करता है ब्लड, और जो पोइसिस होता है मीन्स प्रोडक्शन, कि जो ब्लड सेल हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो पूछा गया है कि अडल्ट्स में वो कहाँ होता है। तो ऑप्शंस हैं रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। तो हमारा राइट आंसर होगा हिमेटोपोइसिस ओकर एट रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो होता है वहाँ पर हिमेटोपोइसिस है वो ओकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। जो हार्ट का पेसमेकर हम किसे बोलते हैं? ऑप्शंस हैं बंडल ऑफ हिस, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, एसए नोड। तो हमारा राइट आंसर होगा एसए नोड। जो हमारी साइनो एट्रियल नोड होती है, जो साइनो एट्रियल नोड होगी उसको बोलेंगे पेसमेकर ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दिस ब्लड ग्रुप। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। ऑप्शंस हैं ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ पॉजिटिव। बात की जाए यूनिवर्सल रिसेप्टर की, तो जो ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द फेलोपियन ट्यूब इज। जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं द इंटरस्टिशियल, द इस्थमस, द इनफंडिबुलर एंड द एम्पलरी पोर्शन। तो हमारा राइट आंसर होगा द एम्पलरी पोर्शन। जो एम्पलरी पोर्शन होता है जहाँ पर मेनली फर्टिलाइजेशन होता है, वो जो पार्ट है वो फेलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर कलर इन ह्यूमन टर्न वाइट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। कि जो ह्यूमन का हेयर का कलर है वो वाइट होना शुरू हो जाता है कौन से पिगमेंट की अब्सेंस की वजह से? ऑप्शंस हैं मेलानिन, मेलाटोनिन, बिलिरुबिन एंड बिलवर्डिन। तो हमारा राइट आंसर होगा मेलानिन। जो मेलानिन होता है वो ह्यूमन के हेयर, आई एंड स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात की जाए जो ब्लूवर्डिन एंड बिलवर्डिन हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं जो हमारा बाइल जूस होता है, जो हमारे लीवर सीक्रेट करता है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और जो बिलिरुबिन बिलवर्डिन होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? फैट इमल्सिफिकेशन में, जो फैट को तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। जो हम भोजन है उसको काटते और जो चबाकर पीसते हैं उसमें हमारे कौन से टीथ हैं वो यूज़ होते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन एंड इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारा राइट आंसर होगा जो प्रीमोलर एंड मोलर टीथ होते हैं वो हमारे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। वहीं पर जो हमारा कैनाइन टीथ होता है वो हेल्प करते हैं टीयरिंग में। जो हम भोजन है मतलब कुछ हार्ड चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टीयर करके खाते हैं लाइक शुगर केन, तो हम अपने कैनाइन टीथ का यूज़ करते हैं। इंसीजर जो टीथ होते हैं वो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी बाइटिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्जिकल क्रिएटिंग एन ओपनिंग इनटू एन organ और a space in the body by a sharp instrument is known as, कि जो बॉडी है उसमें हम सर्जिकली कट लगाते हैं या ओपनिंग करते हैं, तो उस प्रोसीजर को या जो स्पेस आया कौन इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ करके सर्जिकली कट लगाते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं लेसरेशन, एब्रेजन, पंक्चर एंड इंसीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा इंसीजन। जो हम सर्जिकली शार्प इंस्ट्रूमेंट से जो कट करके ओपनिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं इंसीजन। बात की जाए जो लेसरेशन होता है ए डीप कट और टीयर इन स्किन, जो हमारी जो स्किन है उसमें कोई डीप कट लग जाना, गहरा घाव हो जाना, तो वो आएगा लेसरेशन में। बात की जाए अब्रेजन की, अब्रेजन होता है कि जैसे किसी हार्ड सरफेस के साथ में लग के जो कई बार हमारी स्किन होती है वो खुरच जाती है, जैसे खरोंच के जो निशान होते हैं वो काउंट होंगे एब्रेजन में। पंक्चर होता है किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से होल लाइक सिचुएशन हो जाना स्किन के अंदर, जब एक होल मेड हो जाता है किसी शार्प पॉइंट वाली चीज़ से तो हम उसे बोलेंगे पंक्चर। और इंसिजन का आपको पता ही चल गया कि सर्जिकली क्रिएटिंग एन ओपनिंग इनटू एन organ और स्पेस इन द बॉडी बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द पेप्टिक अल्सर इज, कि जो पेप्टिक अल्सर क्योज करेगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शंस हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टेफाइलोकोकी, इस्चीरिया कोलाई लाइक इकोकोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकई। तो हमारा राइट आंसर होगा जो पेप्टिक अल्सर क्योज करेगा वो होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनाइजेशन इन विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में भी बोल चुके हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो इम्यूनाइजेशन है वो काउंट होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूड सब्सटेंस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज, कि ऐसा कौन सा फूड सब्सटेंस है जिसमें हाईएस्ट अमाउंट होता है प्रोटीन का। ऑप्शंस हैं पल्सेस, एग, सोयाबीन एंड फ्रूट्स। तो हमारा राइट आंसर होगा सोयाबीन। जो सोयाबीन होता है उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस की जो वैक्सीन होती है, तो उसको एडमिनिस्टर करने का अप्रोप्रिएट रूट पूछा गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस। तो राइट आंसर होगा जो डीपीटी वैक्सीन हम देते हैं वो हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं, IM देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए न्यूबॉर्न बेबी इज असेस्ड ऑन 1 minute आफ्टर डिलीवरी हैज़ फॉलोइंग फीचर्स like color is pink, respiration good and crying, muscle tone, active movement, heart rate is 130 per minute, reflex response, grimace, अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न विल बी। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। जो हमारा अपगार स्कोर होता है जिसमें हम जो बच्चा है न्यूबॉर्न है उसके बर्थ से बाद में हम उसको चेक करते हैं। तो इसमें हम मेनली क्या क्या चेक करते हैं, जो बच्चे की अपीयरेंस है, पल्स रेट है, ग्रीमेस है, एक्टिविटी है और जो रेस्पिरेशन है। जो रेस्पिरेशन रेट होता है हम उन सब चीज़ों को काउंट करते हैं। और इसमें जो अपगार स्कोर होता है उसमें स्कोरिंग दी होती है 0 to 2, 0, 1 and 2। तो जो इन्होंने हमारे असेसमेंट में दिया हुआ है उसके हिसाब से जो अपगार स्कोर निकलेगा वो होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MMR वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। जो MMR वैक्सीन है वो हम किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ऑप्शंस हैं मालन्यूट्रिशन, मीजल्स एंड रूबेला,
ऑप्शन बी इज मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, देन मीजल्स, मलेरिया एंड रूमेटॉइड एंड मलेरिया, मम्स एंड रूबेला। तो राइट आंसर होगा जो MMR वैक्सीन है हम मीजल्स, मम्स एंड रूबेला को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज OPV इज ए। जो OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो एक जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो है, ऑप्शंस हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, टॉक्सोइड, किल्ड वैक्सीन एंड एंटीसीरा। तो हमारा राइट आंसर होगा जो OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन है वो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब ना तो वो किल है और ना ही वो लाइव है, वो एक ऐसी फॉर्म में है कि वो डिजीज़ कंडीशन क्योज नहीं कर सकती, बट जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल डोज ऑफ OPV इज गिवन एट। जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज है वो कब देते हैं? ऑप्शंस हैं बर्थ, 9 मंथ्स, 6 मंथ एंड 15 to 18 मंथ। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो हम एट बर्थ ही दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड चेन इज़ यूज्ड फॉर। जो कोल्ड चेन होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स, टू ट्रीट पायरेक्सिया, टू मेंटेन रूम टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दीज। जो कोल्ड चेन हम यूज़ करते हैं मेनली हम वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो ओरल पोलियो वैक्सीन्स को लेके जब घरों में उसको पिलाने के लिए आते हैं तो एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसके अंदर आइस पैक्स रखे होते हैं तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो कोल्ड चेन को हम मेनली किस लिए यूज़ करते हैं? टू स्टोरेज ऑफ द वैक्सीन। इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन ह्यूमन मिल्क, कोलेस्ट्रम, वेजाइनल सीक्रेशन एंड टीयर्स इज। इन्होंने पूछा है कि ह्यूमन मिल्क के अंदर, कोलेस्ट्रम होता है जो फर्स्ट मदर का मिल्क होता है आफ्टर डिलीवरी, एंड वेजाइनल सीक्रेशन एंड टीयर्स जो आंसू होते हैं उनमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं IgG, IgM, IgA एंड IgD। तो हमारा राइट आंसर होगा जो IgA है वो हमारे ह्यूमन मिल्क में, कोलेस्ट्रम में एंड वेजाइनल सीक्रेशंस हैं और टीयर है उनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज only class of immunoglobulins which is transported across the placenta। सिर्फ एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है। ऑप्शंस हैं IgG, IgM, IgA एंड IgD। तो राइट आंसर होगा जो IgG होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which position is provided to the patient after giving ECT? जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद में अगर हम पेशेंट है उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हमने दे दी है तो उसके बाद में पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन दी जाएगी? ऑप्शंस हैं सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन एंड लिथोटमी पोजीशन। तो हमारा राइट आंसर होगा साइड लाइन पोजीशन। जो साइड लाइन पोजीशन है हम ECT के बाद क्यों देते हैं? ताकि जो भी ओरल सीक्रेशंस होते हैं पेशेंट के वो साइडली रिमूव हो जाए और चांसेस ऑफ एस्पिरेशन होते हैं
वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ईसीटी के बाद में कुछ टाइम तक जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट रिफ्यूज टू ईट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज, कि ऐसा कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो खाना खाने से मना कर देगा मोटा होने के डर से। ऑप्शंस हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, हाइपरएमनेशिया एंड एनोरेक्सिया। तो हमारा राइट आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन है वो खाना खाने से ही मना कर देगा कि वो मोटा नहीं हो जाए, जबकि उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को मोटा समझता है। बात की जाए बुलिमिया नर्वोसा की, जो बुलिमिया नर्वोसा होता है इसमें ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो पर्सन होता है वो एक लार्ज अमाउंट में खाता है, लेकिन बाद में उसको गिल्ट होता है और उसके बाद में जो वो खाना है उसको वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है। पहले खा लेता है लेकिन बाद में उसको गिल्ट फील होता है और वो वोमिटिंग के थ्रू उसको वापस निकालने की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। ऑप्शंस हैं हाइपोथैलेमस, थैलामस, सेरिबेलम्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा राइट आंसर होगा जो होम्योस्टेसिस की जो थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है, जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो हमारा मेंटेन करता है हमारे ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है। ओके, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। आप अपने वैल्यूएबल रिस्पॉन्स है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।